हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ क्लास 11th स्टूडेंट आप लोग के लिए हिंदी आरोह गद्य खंड का अध्याय 5 गलता लोहा और इसके लेखक हैं शेखर जोशी। तो आइए, इसके पढ़ाने के पहले मैं लेखक परिचय बताने जा रही हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे। तो शेखर जोशी का जन्म सन 1932 अल्मोड़ा उत्तरांचल में हुआ था और इनकी प्रमुख रचनाएं कोसी का घटवार, साथ के लोग, दाजियो, हलवाहा, नौरंगी बीमार, कहानी संग्रह है, एक पेड़ की याद जो शब्द चित्र है आदि है। और इनको सम्मान प्राप्त हुआ था पहल सम्मान। अब देखिए, पिछली सदी का 6वां दशक हिंदी कहानी के लिए युगांतकारी समय था। एक साथ कई युवा कहानीकारों ने अब तक चली आ रही कहानियों के रंग ढंग से अलग तरह की कहानियाँ लिखनी शुरू की और देखते देखते कहानी की विद्या साहित्य जगत के केंद्र में आ खड़ी हुई। उस पूरे उठान को नाम दिया गया नई कहानी आंदोलन। इस आंदोलन के बीच उभरी हुई प्रतिभाओं में शेखर जोशी का स्थान अन्यतम है। उनकी कहानियाँ नई कहानी आंदोलन के प्रगतिशील पक्ष का प्रतिनिधित्व करती है। समाज का मेहनतकश और सुविधाहीन तबका उनकी कहानियों में जगह पाता है, यानी मेहनत मजदूरों और जो सुविधा से संपन्न नहीं है उनकी कहानियों का वो स्थान पाया। उनकी कहानियों में निहायत सहज और आडंबरहीन भाषा शैली में वे सामाजिक यथार्थ के बारीक नुक्तों को पकड़ते और प्रस्तुत करते हैं। उनके रचना संसार से गुजरते हुए समकालीन जनजीवन की बहुविध विडंबनाओं को महसूस किया जा सकता है। ऐसे करने में उनकी प्रगतिशील जीवन दृष्टि और यथार्थ बोध का बड़ा योगदान रहा। किसका? शेखर जोशी का। अब आइए मैं इसके साथ शेखर जोशी की कहानियाँ विभिन्न भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी, पोलिश और रूसी में भी अनुदित हुई, यानी अनुवाद की गई। उनकी प्रसिद्ध कहानी दाजियो पर चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण भी हुआ। आइए अब इस कहानी का सार संक्षेप बता रहे हैं कि गलता लोहा किस तरह के चित्र यहाँ प्रस्तुत किया गया इस कहानी के माध्यम से। तो गलता लोहा शेखर जोशी की कहानी कला का एक प्रतिनिधि नमूना है। समाज के जातिगत विभाजन पर कई कोणों से टिप्पणी करने वाली यह कहानी इस बात का उदाहरण है कि शेखर जोशी के लेखन में अर्थ की गहराई का दिखावा और बड़बोलापन जितना ही कम है, वास्तविक अर्थ गांभीर्य उतना ही अधिक। लेखक की किसी मुखर टिप्पणी के बगैर ही पूरे पाठ से गुजरते हुए हम यह देख पाते हैं कि एक मेधावी किंतु निर्धन ब्राह्मण युवक मोहन किन परिस्थितियों के चलते उस मनोदशा तक पहुंचता है जहां उसके लिए जातीय अभिमान बेमानी हो जाता है। सामाजिक विधि निषेधों को ताक पर रखकर वह धनराम लोहार के ऑफर पर बैठता ही नहीं, उसके काम में भी अपनी कुशलता दिखाता है। मोहन का व्यक्तित्व जातिगत आधार पर निर्मित झूठे भाईचारे की जगह मेहनतकशों के सच्चे भाईचारे की प्रस्तावना करता है, मानो लोहा गलकर एक नया आकार ले रहा हो। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? गलता लोहा। आइए मैं पढ़ाने जा रही हूँ इसका कहानी। अब देखिए गलता लोहा, ध्यान दीजिएगा। मोहन के पैर अन्यास ही शिल्पकार टोले की ओर मुड़ गए। उसके मन के किसी कोने में शायद धनराम लोहार के ऑफर की वह अनुकुंज शेष थी जिसे वह पिछले 3-4 दिनों से दुकान की ओर जाते हुए दूर से सुनता था। यानी जब मोहन अन्यास से ही वह शिल्पकार टोले से जाता था उस दिन उसकी मुड़ गई, क्योंकि 3-4 दिनों से उसकी आवाज़, लोहार की जो पीटने की आवाज़ होती है उसकी प्रतिध्वनियाँ क्या थी, उसे सुनाई दे रही थी। उसके
कानों में से सुनाई दे रही थी, और जो उसी दुकान से जाते हुए जो वह सुनता था। निहाई पे रखे लाल गर्म लोहे पर पड़ती हथौड़े की धप धप आवाज़, ठंडे लोहे पर गलती चोट से उठता ठनकता स्वर और निशाना साधने से पहले खाली निहाई पे पड़ती हथौड़ी की खनक, जिन्हें दूर से ही पहचाना जा सकता है। अब निहाई का मतलब क्या होता है? लोहे का ठोस टुकड़ा, जिस पे लोहार क्या कहते हैं, लोहे पर रखकर पीटते हैं ठोस टुकड़े को। अब उसी के बारे में यहाँ बात हो रही है, ठीक है ना। उस सब की आवाज़ जब वो आग लाल करता है, जिस पे गरम करता है और ठोकता है, तो आग को लाल करने से देखते हैं धप धप की आवाज़ आती है, ठीक है। दूर से ही पहचान, हथौड़े की खनक जिन्हें वह दूर से ही पहचान सकता था। कौन? मोहन। अब देखिए, लंबे बेंट वाले हंसुए को लेकर वह घर के इस उद्देश्य से निकला था कि अपने खेतों के किनारे उग गई कांटेदार झाड़ियों को काट छाट कर साफ कर आएगा। अब हंसुए का मतलब मालूम ही है, जिसे घास ओस काटे जाते हैं। तो वही कह रहा कि घर से वह क्या निकला था? वह निकला था कि घास काटने वाले औजार को लेकर निकला था कि वह अपने खेतों पे उगे हुए कांटेदार झाड़ियों को काट छाट कर क्या करेगा? खेत को साफ कर देगा। बूढ़े बंशीधर, अब इसके पिता का नाम था बूढ़े बंशीधर के बूते पर अब यह सब काम नहीं रहा, क्योंकि इसके पिता थे और बुजुर्ग हो गए थे। अब वह यह काम नहीं कर सकते। यही का जन्म भर जिस पुरोहिताई यानी पंडित थे, एक पुरोहित का काम करते थे इसके पिता, किसके? मोहन के पिता, जो बंशीधर थे, पर उनका घर संसार चलाया था। उन्होंने अपने क्या किया? उन्होंने शुरू से ही, अब जब से वो होश संभाले, जब से कमाने धमाने अपने पैरों पे खड़े हुए, तब से क्या करते थे? पुरोहिती यानी ब्राह्मणी करके ही क्या करते थे? वो घर संसार, अपने घर का खर्चा चलाते थे। वह भी अब वैसे कहाँ कर पाते, अब वो भी नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वह बुजुर्ग हो गए हैं। यजमान लोग उनकी निष्ठा और संयम के कारण ही उन पर श्रद्धा रखते हैं, यानी जो उनके यजमान थे, उनकी निष्ठा, उनके कार्य को और उनके संयम के कारण उन पर श्रद्धा रखते थे और कुछ दे देते थे। लेकिन बुढ़ापे का जर्जर शरीर अब उतना कठिन श्रम और व्रत उपवास नहीं झेल पाता। सुबह जैसे पहले क्या करते थे? व्रत उपवास करते थे। इसे श्रद्धालु नहीं, लोग कहता है पंडित को दे दो, कर दूंगे तो उससे फल प्राप्त हो जाएगा, ऐसे लोगों की धारणाएं थी। लेकिन अब बहुत बुजुर्ग हो गए थे और उनका शरीर जर्जर हो गया था। अब यह व्रत उपवास भी वह झेल नहीं पाते थे। सुबह सुबह जैसे ही उससे सहारा पाने की नीयत से उन्होंने गहरा निश्वास लेकर कहा था, आज कौन? वह पिता बंशीधर, आज गणनाथ जाकर चंद्रदत्त जी के लिए रुद्री पाठ करना था। अब मुश्किल लग रहा है। यह 2 मील की सीधी चढ़ाई अब अपने बूते की नहीं, एकाएक ना भी नहीं कहा जा सकता। कुछ समझ में नहीं आता। अब कहने का मतलब उनको जाके गणनाथ जाके क्या करना था? गणनाथ जगह का नाम था और चंद्रदत्त जी के यहाँ क्या थी? रुद्री पाठ करना था। और वह मुश्किल लग रहा था, क्योंकि अब तो काफ़ी बुजुर्ग हो गए थे और 2 मील की सीधी चढ़ाई थी, जो उनके बस की बात नहीं थी। अब कैसे क्या कहें क्या नहीं कहें, ये समझ में उनको नहीं आ रहा था। मोहन उनका आशय न समझता हो, ऐसी बात नहीं, लेकिन पिता की तरह ऐसे अनुष्ठान कर पाने का न उन्हें अभ्यास ही है और न ही वैसी गति। क्यों? वह पिता की तरह पुरोहिताई करना वो नहीं चाहता था। वह आशय समझता था, लेकिन उसमें उसकी इच्छा नहीं थी। पिता की बातें सुनकर भी उसका भार हल्का करने का कोई सुझाव नहीं दिया। मैंने पिता कहने के बातें सुनकर भी उन्होंने उनका भार हल्का करने का कोई बात नहीं किया। मोहन जैसे हवा में बात कह दी गई हो, वैसे ही अनुत्तरित रह गई, यानी उसके तरफ से कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला मोहन की तरफ, क्योंकि उसको तो इधर पुरोहिताई में उसको लगाव था ही नहीं। वह पुरोहिताई करना नहीं चाहता था, यानी पूजा पाठ अनुष्ठान जो पंडित गिरी की करते हैं लोग। पिता का भार हल्का करने के लिए वह खेतों की ओर चला था, लेकिन हंसुए की धार पर हाथ फेरते हुए उसे लगा कि वह पूरी तरह कुंद हो चुकी है। यानी वह तो घर से अब पिता का भार हल्का करने के लिए खेतों पे गया कि कांटेदार झाड़ियों को काट कर खेत को साफ कर देंगे, लेकिन जैसे हंसुए की धार को देखा तो देखा कि हंसुए में धार नहीं है, वो खत्म हो चुकी है। धनराम अपने बाएं हाथ में धौकनी फूंकता, दाएं हाथ में भट्टी को गर्म करते हुए लोहे को उलट पलट रहा था, और मोहन
मोहन भी दूर हटकर एक खाली कनिस्तर के ऊपर बैठा उसकी कारीगरी को बारीकी निगाहों से देख रहा था। वो धनराम अपने लोहारगिरी का काम कर रहा था, कभी धौकनी फूंक रहा था तो कभी भट्टी को गर्म कर रहा था, कभी लोहे को उलट पुलट रहा था। और मोहन भी क्या किया था, दूर बैठ के उसके इन सारे कार्यों को काफ़ी बारीकी से देख रहा था। और आफर का मतलब होता है कि वह आफर में यानी लोहारगिरी के काम करने की जो जगह होती है उसे क्या कहते हैं, आफर। वो दुकान काम करने के स्थान को, लोहार के दुकान पर काम करने की स्थान को। ठीक है, अब देखिए यहाँ बारीकी से वो क्या कर रहा था, देख रहा था। मास्टर त्रिलोक सिंह तो अब गुजर गए होंगे, मोहन ने पूछा। वे दोनों अपने बचपन की दुनिया में लौट आए। कौन, धनराम और मोहन, दोनों बचपन के क्या थे, दोस्त थे। अब धनराम अपने आफर का मतलब कि अपने लोहार की दुकान पर जो काम करने का स्थान होता है, बैठ के कभी धौकनी फूंक रहा था, कभी लोहे को भट्टी को गर्म कर रहा था, कभी लोहे को उलट पुलट रहा था। और मोहन दूर से बैठकर कनिस्तर के ऊपर बैठा उसकी कारीगरी को देख रहा था। फिर उन्होंने अपने बचपन की याद दिलाते हुए उससे कहा कि मास्टर त्रिलोक सिंह तो अब गुजर गए होंगे यानी मर गए होंगे। मोहन ने पूछा। वे दोनों अब अपने बचपन की दुनिया में लौट आए थे। धनराम की आंखों में एक चमक सी आ गई। वह बोला, मास्टर साहब की भी क्या आदमी थे लल्ला, अब पिछले साल ही गुजरे। सच कहूँ आखिरी दम तक उनकी छड़ी का डर लगा ही रहता था। बहुत कड़क टीचर थे, इसीलिए दोनों कहे। दोनों हो करके हंस दिए। कुछ क्षणों के लिए दोनों ही जैसे किसी बीती हुई दुनिया में लौट गए। गोपाल सिंह की दुकान से हुक्के का आखिरी कस खींचकर त्रिलोक सिंह स्कूल की चहारदीवारी में उतरते थे। क्या अब उनके बारे में, उनके टीचर के बारे में, त्रिलोक सिंह के बारे में बात हो रही है। थोड़ी देर पहले तक धमा चौकड़ी मचाते, उठा पटक करते और बांझ के पेड़ों की टहनियों पर झूलते बच्चों को जैसे सांप सूंघ गया। कैसे, जैसे ही मास्टर त्रिलोक सिंह को देखते थे, चहारदीवारी के भीतर उतरते हुए, आते हुए यानी विद्यालय के अंदर प्रविष्ट होते हुए सारे बच्चों को सांप सूंघ जाता था। और सब क्या करते थे, सब बच्चे जो टहनियों पे झूलते बच्चे एकदम सन लगा जाते थे। कड़े स्वर में वह पूछते हैं, प्रार्थना कर ली तुम लोगों ने? यह जानते हुए भी कि यदि प्रार्थना हो गई होती तो गोपाल सिंह की दुकान तक उनका समवेत स्वर पहुंचता ही। त्रिलोक सिंह घूर घूर कर एक एक लड़के को देखते हैं। फिर वही कड़कदार आवाज़ में, मोहन नहीं आया आज? मोहन उसका चहेता शिष्य था। अब मोहन कौन? वो त्रिलोक सिंह मास्टर जो थे उनके प्यारा शिष्य था। पुरोहित खानदान का कुशाग्र बुद्धि का बालक, पढ़ने में ही नहीं गायन में भी बेजोड़, यानी वो पढ़ने में भी काफ़ी कुशाग्र बुद्धि का था और गाना भी बहुत अच्छा गाता था, यानी उसका गला भी अच्छा था। त्रिलोक सिंह मास्टर ने उसे पूरे स्कूल की मॉनिटर बना रखा था। वही सुबह सुबह हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए का पहला स्वर उठाकर प्रार्थना शुरू करता था। कौन? मोहन। मोहन को लेकर मास्टर त्रिलोक सिंह बड़ी उम्मीदें थी। कक्षा में किसी छात्र का कोई सवाल न आने पर वही सवाल वे मोहन से पूछते और उनका अनुमान सही निकलता। मोहन ठीक ठीक उत्तर देकर उन्हें संतुष्ट कर देता। तब वे फिर से बालक को फिर से वही उस बालक को जो नहीं देता था, बालक का दंड देने का भार मोहन पर डाल देते। जो बालक उत्तर नहीं देता था उनके प्रश्नों का, उसका भी दंड देने का भार किस पे? मोहन पे ही डाल देते थे। मोहन उनका चहेता शिष्य था क्योंकि वह सब चीज़ बता देता था, जितने भी मास्टर का प्रश्नों का उत्तर ठीक ठीक दे देता था और गायन में भी अच्छा था, इसलिए मोहन उनका चहेता शिष्य था। दैट्स ऑल। यहाँ मैं पार्ट 1 ख़त्म करती हूँ, फिर मिलती हूँ पार्ट 2 के साथ इसके शेष भाग को पढ़ाने के लिए। तब तक आप इसे पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे।